बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक, माह मुबारक भी है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अपनी दुआओं में अपने मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलों को आसान करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे 11 बजे, जिनकी बर्थडे है उनको भी हमने विश करना है। सबसे पहले बढ़ेंगे आज की खबरों की जानिब। तो टॉप स्टोरीज क्या हैं? सरकारी अस्पतालों में ब्लड बैग्स नायाब, दुकानों पर 4 गुना ज़ायद कीमत, मरीज और लवाहिकीन परेशान। आलूदगी का खात्मा तमाम महकमे मिलकर करेंगे, वजीर आला ने एक्शन प्लान दे दिया। मैट्रिक इम्तिहानात शुरू होने के 5 मिनट बाद व्हाट्सएप पर पेपर आउट, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने वाक़े का नोटिस ले लिया। और इसके बाद लाहौर मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, LDA को मास्टर प्लान 2016 के तहत काम की इजाजत। खबरों की तरफ हमने जाने हैं, डिटेल्स की तरफ। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इमरान यूनुस और इरफान मलिक ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई डोंट नो कि क्यों सरकारी हॉस्पिटल से हमें कोई खैर की खबर नहीं आती है। अच्छा जी, कभी आपको पता चलता है जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत है, कभी आपको पता चलता है कि वॉशरूम्स पे भी जाने पर पैसे वसूल किए जा रहे हैं। CM साहब हमें एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं, शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के दौरे भी कर रहे हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हर जगह का दौरा। अब सवाल ये है कि जहाँ जहाँ CM साहब जाएंगे क्या वहीं पर सिर्फ बेहतरी आएगी? यहाँ तो आवे का हवा बिगड़ा पड़ा है। अच्छा जी, अब हॉस्पिटल से खबर ये है, सरकारी अस्पतालों से कि यहाँ पर ब्लड बैग्स नहीं हैं, दुकानों पर 4 गुना ज़ायद कीमत पर हैं, मरीज और लवाहिकीन परेशान हैं। अब ये तो होगा, जो चीज़ हम देखते हैं नायाब हो जाती है तो ब्लैक में उसकी डबल ट्रिपल कीमत पर फ़रोख्त होती है। इमरान, मुझे बताइएगा जिम्मेदार कौन है इसका? देखिए ना, आप वज़ीर आला साहब के दौरों के हवाले से बात कर रही हैं, तो वज़ीर आला साहब के दौरे जो हैं वो सिर्फ इंतज़ामी स्ट्रक्चर या दस्तयाब सहूलतों को बेहतर जो है वो कर सकते हैं। जहाँ पर परचेज और डिमांड के नहीं जाएंगे वहाँ हालात खराब ही रहेंगे। देखिए, सरकारी हॉस्पिटल्स के साथ जो ज़्यादती एक अरसे से हो रही है उससे आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ, इरफान जो है वो भी अच्छे से वाकिफ़ हैं कि जो वहाँ पर सहूलियात हैं वो किस कदर मौजूद हैं और किस कदर नहीं हैं। अगर हम सिर्फ ब्लड बैग्स के हवाले से बात करें तो इसका डायरेक्ट ये बात हकीकत है जो जाहिद चौधरी साहब ने खबर दी है कि सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड बैग्स नहीं हैं। लवाहिकीन जो हैं जिनको खून की ज़रूरत होती है वो मार्केट में जा रहे हैं ब्लड बैग्स लेने, क्योंकि आपको हॉस्पिटल के अंदर और हॉस्पिटल के अंदर जो डिस्पेंसरीज हैं उनसे भी, जो मेडिकल स्टोर हैं उनसे भी नहीं मिल रहे। आपको बाहर से 2 से 3 गुना ज़ायद कीमत पर ब्लड बैग जो है वो ख़रीदने पड़ रहे हैं। अच्छा, इसमें नाअहली जो है वो हमारी साबका गवर्नमेंट को कह लें उसी की है, और जो मौजूदा है उसको भी हम किसी हद तक जो है वो कसूरवार ठहरा सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है हमारे यहाँ पर हमारा मुल्क जो है वो आप देख सकते हैं, इसकी तरक्की का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक हमारे मुल्क में ब्लड बैग्स नहीं बनाए जाते। ब्लड बैग्स जो हैं वो इंपोर्ट करती है हमारी हुकूमत। क्या ये बहुत ही कोई नायाब नस्ल के देख रहे हैं ना, बस आप हैरानगी वाली सुई तक तो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, ब्लड बैग्स बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। अब इंपोर्ट जो है वो कैसे खुलेगी? आपने तो LCs जो हैं वो जो है उस पर पाबंदी लगा रखी है। अब LC के हवाले से आप ये देख लें कि स्टेट बैंक जो है वो जो है जिस भी कंपनी से मुआहदा होता है, आपका कोई बैरून मुल्क अगर मौजूद है कंपनी उससे मुआहदा होता है तो स्टेट बैंक जो है वो एक नोटिफिकेशन जो है, लेटर जो है वो देता है कि आपके पैसे जो है हमारे पास महफूज है। अब स्टेटमेंट जो है वो सर्टिफिकेट जारी ही नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि उसके पास डॉलर मौजूद ही नहीं है, और डॉलर की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए डॉलर जो है वो रोका जा रहा है, और जिसकी वजह से LCs जो हैं वो बंद रही हैं। और LCs का ताल्लुक सिर्फ ये ब्लड बैग्स के मसले से नहीं है, बल्कि आने वाले दौर में और भी चीज़ों पर जो है वो इसका असर देखने में सामने आ सकता है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि अब गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से ये भी कह रही है कि चलें हम इसको ख़रीदने की तरफ जा भी रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि जो अथॉरिटी बनाई गई थी उसने सिर्फ रवां साल में 2 बार उसको नाकामी हुई है ब्लड बैग खरीदने में। मेरा सवाल ये है कि हम इतने जदीद दौर में जाने के दावे करते हैं और ये बहुत माइनर सी चीज़ें हैं। आप
तहकीक करें, नई नई अद्वियात मुतारिफ करवाएं। कोविड में वैक्सीन हमने देखा जिस तरह से मुतारिफ कराई गई, ये सब चीज़ें भुगतने के बावजूद भी क्या हम ब्लड बैग्स खुद नहीं बना सकते हैं इरफान? की क्या बहुत मुश्किल चीज़ है? अना आप ब्लड बैंक की बात कर रहे हैं, सुइयां तक जो है, सिरिंज जो है वो तक बाहर से आती है। यहाँ पे कुछ नहीं बनता। यहाँ पे हम वो लोग हैं जो हम खैरात में जो कोविड के दौरान जो बड़ी बातें की जा रही थी कि हमने कोविड के दौरान बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली अपनाई और उससे हम लोगों जो है महफूज रख सके, उसके अंदर भी जितनी आपको मेडिसिन मिली वो सारी की सारी डोनेशन थी। 1 रुपये की मेडिसिन जो है वो पाकिस्तान ने ख़रीदी नहीं थी, वो सारी की सारी डोनेशन थी। हम तो उस डोनेशन के ऊपर चल रहे हैं, बल्कि उसके साथ डोनेशन के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल जो मेडिसिन थी जिसमें शायद हमारे सिटी 42 फैमिली जो थी वो भी शामिल थी कि एक्सपेरिमेंट के लिए जो मेडिसिन आई थी वो भी हमारे ऊपर जो है वो इस्तेमाल की गई, चेक किया गया कि उसके कितना फ़ायदा मिलता है। तो आप कह रही हैं कि हम यहाँ पे चीज़ें तैयार करें। जब से अगर हम बात करें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से डॉक्टर जो थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको इसलिए वज़ीर सेहत लगाया गया था कि वो अंदर के मामलात को ज़्यादा बेहतर समझती हैं, वो अच्छा चला सकेंगी। निगरान गवर्नमेंट की जानिब से भी डॉक्टर जवेद अकरम को लगाया गया यही सोचकर कि अंदर के आदमी हैं, अंदर का शख्स है, अंदर के मामलात को ज़्यादा बेहतर समझ सकेगा। लेकिन बाद में असल इश्यूज़ इनको तब आते हैं जब ब्यूरोक्रेसी और उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है वो इस तमाम मैटर को ठीक तरह से नहीं देखती। अब ये जाहिद चौधरी साहब ने तो आज खबर दी कि ब्लड बैंक जो है वो ब्लड बैग जो है वो नहीं मिल रहे, और शॉर्टेज है, कि ब्लड बैग्स तक महदूद नहीं है, बहुत सारी और चीजें होंगी जिनकी कमी होगी। अरसे से ये इश्यूज चल रहे हैं। ब्लड बैंक की ये हालत है कि वहाँ पे अगर आप ब्लड लेने चले जाए इमरजेंसी में तो आपसे कहा जाता है ब्लड नहीं है हमारे पास। आप ब्लड का अरेंज कर लेते हैं, अपने किसी प्यारे को, अपने किसी दोस्त को बुलाकर ब्लड का अरेंज करते हैं, तो फिर वो आपसे ब्लड बैग के 100 या 150 रुपया वो ब्लड बैंक जो है वो आपसे उसकी परचेज करवाएगा, वो आपसे पैसे लेगा, उसके बाद अपने पास से ब्लड बैंक देगा। यानी कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे चल रही हैं। शायद इनको खबर लेट मिली। ये तमाम हॉस्पिटल में, तमाम ब्लड बैंक के अंदर यही सूरत हाल है कि वहाँ पे ब्लड बैग जो है वो नहीं मिल रहे। नहीं, अब आगे हमारे पास खबरें ये भी हैं, डेंगू भी सर उठाने लगे क्योंकि बारिशों का सीजन है, कोविड के भी पेशेंट सामने आ रहे हैं। ऑल्दो ना तो यहाँ पर कोई टेस्ट कराने की बाज़गश्त है, ना ही लोगों में कोई मास्क पहनने का रुझान है। आपको पता है ईद की आमद है, क्राउड भी होगा। आप बात कर रही थी कि इसका कसूरवार कौन है। सीधी और साफ बात है कि इन सब चीज़ों का कसूरवार जो है वो हमारी हुकूमत और हमारे इदारे हैं। होता पता है क्या है? असल इशू को आप देखें, यहाँ पर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगाकर जो ब्रेन तैयार होता है ना, जो स्टूडेंट तालीम हासिल करते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, वो करते क्या हैं? उनको यहाँ पर मुनासिब नौकरियाँ नहीं मिलती, हुकूमती सपोर्ट नहीं मिलती। वो क्या करते हैं? बैरून मुमालिक में चले जाते हैं, वो उठा लेते हैं। आपके तमाम मिडल ईस्ट को देख लें, आप तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लें, आप अमेरिका, यूके को देख लें, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि भाई जितने भी अच्छे ब्रेन हैं हम उनको इकट्ठा करेंगे। वो पूरी दुनिया से स्कॉलरशिप पे बुलाते हैं और वहाँ पर ही वो उन्हें अच्छी जॉब देते हैं, अच्छा रिहाइश और अच्छी तमाम सहूलियत देते हैं, और उसके बाद वो वहीं क्यों के रह जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई एक चीज़ कि आपके ब्रेन जो है, जो यहाँ पर आप तैयार करते हैं, आप नर्सरी है ना पाकिस्तान, यहाँ से एक दरख्त तैयार होता है, उसके बाद उसको काट के बाहर भिजवा दिया जाता है। दूसरा, यहाँ पर लोकल इंडस्ट्री जो है ना, उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, नहीं करते। पूरी दुनिया में होता क्या है कि पूरी दुनिया में देखते हैं कि जिस चीज़ में मुल्क पीछे है उसकी इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जाता है, उसको सहूलियात दी जाती हैं। यहाँ पर क्या करते हैं आप यकीन जाने, किसी भी इंडस्ट्री को कोई सहूलत जो है वो उस किस्म की नहीं दी जाती कि वो प्रॉपर यहाँ पर कारोबार कर सके। तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ से फिर शिफ्ट हो जाती हैं, और यही वजह है कि आपका मुल्क जो है वो उसकी मैशियत भी जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ हो। क्या अब इन चीज़ों का नोटिस भी सीएम साहब लें कि ब्लड बैग्स मौजूद सीएम साहब बेचारे अकेले क्या कर सकते हैं? सीएम बताया ना, वो तो निगरान। मैं यही पूछना चाह रही हूँ ना, फिर कौन? देखिए 4-5 साल के लिए आपकी हुकूमतें आती हैं, वो झक मार के जाती हैं। सीएम, उसके अलावा सीएम जब भी विजिट किसी जगह पे करते हैं या कोई भी आला ऑफिसर जो है वो किसी हॉस्पिटल में या किसी ऐसी जगह पे विजिट करता है तो उससे पहले वहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी प्रॉपर मैनेज कर ली जाती हैं। कभी उनको वार्ड्स के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। वो जाएंगे, अगर इमरजेंसी में जाएंगे, वहाँ पे हालात देखेंगे कि सीएम साहब आ रहे हैं तो उसके लिए फौरी तमाम चीज़ें वहाँ पे मैनेज हो जाएंगी। वहाँ पे गमले भी रख दिए जाएंगे, वहाँ पे चादरें भी जो है वो अच्छी वाली डाल दी जाएंगी ताकि फ़ोटो सेशन अच्छा हो सके। ये हर दौर में ऐसे रहा है।
अगर तो इनकी शफाफ इंक्वायरी जो है, आप मुख्तलिफ ऐसे इदारे अकाउंटेबिलिटी के लिए इदारे बनाएं जो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी करें, वहाँ की रिपोर्ट जनरेट करें। हमारे पास क्या है कि अब पंजाब गवर्नमेंट के पास, अगर हम इसकी पंजाब गवर्नमेंट की बात करें तो इनके पास एक आ जाके स्पेशल ब्रांच बचती है। स्पेशल ब्रांच वालों के जो हालात हैं, जो पुलिस के एक डिपार्टमेंट है स्पेशल ब्रांच, वो तमाम इदारों की ऐसी कि जी यहाँ पे गटर के ढक्कन नहीं है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, उनकी जानिब से ये रिपोर्ट्स दी जाती हैं। या अगर किसी जगह के ऊपर मामला किसी जगह पे ख़राब हो रहे हैं तो वो छोटी छोटी जनरेट की जाती है। उन लोगों के अपने हालात ख़राब हैं। इरफान, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मर्जी जितनी मर्जी काविशें कर ले, जब तक अंदर से लोगों को ठीक नहीं किया जाएगा, जिनके ज़िम्मे ये सब चीज़ें दी जाती हैं, जिन्होंने बताना होता है कि इंतज़ामी बहरान क्यों हो रहा है, वजूहात इसकी क्या है, अगर किसी चीज़ की कमी है, वो चाहे सिरिंजेस हैं, वो चाहे ब्लड बैग्स हैं, वो चाहे जान बचाने वाली अद्वियात हैं, तो उसका पहले से स्टॉक ख़त्म होने से पहले ख़रीद के रखना है। यहाँ पर ये चीज़ें हैं ही नहीं, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई किसी से जवाब देने वाला है कि भाई इसका ज़िम्मेदार कौन है, ना कोई ज़िम्मेदारों का तयन करके उनको करार वाकई की सज़ा देने वाला है। यहाँ तो लोगों की जानें चली जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, तो फिर हालात यही रहेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है जी, आलूदगी का खात्मा तमाम महकमे मिलकर करेंगे। वजीर आला ने एक्शन प्लान बना दिया। स्मॉग किसी सीज़न में यहाँ पर नज़र आती थी, लेकिन अब हर रोज़ की जो आलूदगी की शरह हम आपके साथ शेयर करते हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा जी, वो जो अवामिल हैं उनकी तरफ गौर कोई नहीं कर रहा। अब जो सीएम साहब ने एक्शन प्लान बनाया है, इसके बाद देखें कि किस तरह से हालात बेहतर होंगे। बीमारियां फैल रही हैं, ना तो पानी साफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, ना तो माहौल साफ़ सुथरा है, ना तो खाने पीने की चीज़ें साफ़ सुथरी हैं, तो फिर आप किस तरह नहीं बीमार होंगे। और अगर बीमार होकर अस्पतालों में चले जाए तो वहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं। इरफान, ना देखिए, सारी दुनिया के अंदर इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च की जाती है, उसके ऊपर रिसर्च के बाद जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रिसर्च तो दूर की बात, ये भी नहीं किया जाता। ये आज की बात नहीं है कि मैं हम वही कह रहे हैं आपको कि बता रहा लाहौर हूँ, आलूदगी नहीं के एतबार से इस मैं नंबर वही पर, आपको उस बता नंबर रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और कामयाब एक्सपेरिमेंट, उसको रिप्लिका भी नहीं यहाँ पे किया जाता। अब हमारे हमसाया मुल्क और बड़ा दोस्त मुल्क चाइना, वहाँ पे ये हालात थे आज से 15-20 साल पहले कि वहाँ पे बादल जो है वो स्याह हो जाते थे फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से। लेकिन उसके ऊपर देखिए अब कंट्रोल किया गया, सारी चीज़ें मैनेज की गई। हमारे यहाँ पे हालात ये हैं कि हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट को एक कमीशन बनाना पड़ता है। वो कमीशन तमाम इदारों से पूछता है कि भाई आप लोग स्मोक के ऊपर काबू क्यों नहीं पा रहे, तो उसमें हर इदारा एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालता है। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की वजह से 43% जो स्मोक है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आती है। ट्रैफिक पुलिस अपना एक बना देती है कि इंक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक फंसती है और उसकी वजह से धुआं होता है। ज़िले इंतजामिया कहती है कि महकमा ज़राअत जो है इनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि फसलें काटी जा रही हैं, हर एक दूसरे के ऊपर डाली जाती है। हर एक दूसरे के ऊपर जब आप डालेंगे तब ये मामला ठीक नहीं होंगे। इरफान, मुझे जो लगता है बीइंग अ ड्राइवर, हम लोग जब रास्ते में जाएं तो गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हैं, क्या वो इनफ नहीं है माहौल को आपके आलूदा करने में? इतने बुरे हालात। आपकी बात ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें जिसमें फैक्ट्रियाँ भी हैं, जिसमें आपकी महकमा ज़राअत जो है ये लोग भी शामिल हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है, कूड़ा जलाया जाता है, ये सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ सफाई के नाकिस इंतजामात, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है स्मोक की। कि अगर सड़क के ऊपर मिट्टी होगी, वो धूल बन के हवा में जाएगी तो वो हवा जो है वो आलूदा ही रहेगी, उससे हवा जो है वो पुरफ़िज़ा नहीं हो सकती। इसके लिए तमाम इदारे, अब जैसे वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये एक ठान ली गई है कि तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे, तमाम के जो रोड प्लान है उसके ऊपर वर्किंग की जाएगी। अब इसमें बात वही है कि क्या ये गवर्नमेंट जो है इसको सस्टेन कर पाएगी, ये चलेंगी चीज़ें, या वही होगा कि कुछ दिन के लिए ये रिपोर्ट जमा करवाई जाएंगी। जैसे अब मैंने अदालती कमीशन की बात की, स्मोक का जो कमीशन बनाया गया, उसके अंदर होता क्या है, ट्रैफिक पुलिस अपनी ले जाती है रिपोर्ट, हमने जी 30,000 गाड़ियों के चलान इस दफ़ा किए हैं। इसी की तरह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ले जाएगा कि हमने फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने पर 2,000 गाड़ियों के चलान किए। भाई इनकी प्रॉपर आप इसको जो ऑनगोइंग प्रोसेस जब तक ये मुकम्मल नहीं किया जाएगा, नहीं जी, ये वो काम है जिसको ब्रेक नहीं लग सकती। इमरान भाई, मैं यहाँ पर अभी आप ईद के पास देखेंगे 4-5 दिन जब ईद में रह जाएंगे, ट्रांसपोर्ट भी कम हो जाती है, लोग अपने आबाई इलाकों को चले जाते हैं।
आपको माहौल एक्चुअली साफ सुथरा लगना शुरू हो जाता है। ये डिफरेंस पता चल जाता है कि क्या वजूहात हैं कि हमारा माहौल आलूदा होता चला जा रहा है। सिंपल सी बात करता हूँ, आपको मैं वजूहात बता देता हूँ कि क्या है। देखिए, वज़ीर आला साहब ने तो एक्शन प्लान जो है ना वो बना दिया है कि आलूदगी के खात्मे के लिए तमाम महकमे जो है वो मिलकर काम करें। लेकिन आज मैं वज़ीर आला साहब को जो है वो खुद शाम को, क्योंकि डेली हमारी मुलाकात होती है, तो आज मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि ये जो आपके ये महकमे है ना, जिनका आपने ये एक्शन प्लान दिया है कि जी एक्शन प्लान करें, जिनमें ये ट्रांसपोर्ट है, माहौलियात है, बल्दियात है, सनत है, एनर्जी है, लेबर है, ये इन्हीं का कसूर है। आलूदगी बढ़ती ही इन्हीं की वजह से है। इनसे सवाल किया जाए कि आज तक इन्होंने स्मोक के खात्मे के लिए या आलूदगी के खात्मे के लिए जो प्लान बनाए, उन पर कितना अमल दरामद किया, ठीक है, उसके इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। इन्हीं से महीने की रिपोर्ट तलब कर ली जाए ना कि इन्होंने क्या क्या किया, तो हालात खुद ही बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। वेलकम बैक। और अभी खबर ये है जी, मैट्रिक पेपर शुरू होने के 5 मिनट बाद व्हाट्सएप पर आउट सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने वाकये का नोटिस ले लिया। ये बहुत सेंसिटिव मैटर है इमरान। देखिए जी, सेंसिटिव मैटर तो हम सोच रहे हैं ना, लेकिन महकमा हायर एजुकेशन को इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, इन्होंने किया क्या है कि जब आप असातिज़ा की बजाय बाहर से बंदे, प्राइवेट बंदे ला के आप इम्तिहानी सेंटर में निगरानी के लिए खड़े कर देंगे, तो फिर तो पेपर लीक ही होगा ना। ये स्टूडेंट का काम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी इम्तिहानी सेंटर में कोई भी पर्चा देने जाता है, सबसे पहले उसका मोबाइल जो है बाहर रखा जाता है, उसकी प्रॉपर जो है वो तलाशी ली जाती है, उसके बाद उसे अंदर जाने दिया जाता है। लेकिन जो आपका निगरान स्टाफ होता है उसको अलाउ है मोबाइल, और वो भी जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, ये उन पर पाबंदी होती है। अब बात की जाए महकमा स्कूल एजुकेशन के पास असातिज़ा की जो है वो कमी है, और लाहौर समेत पंजाब भर में असातिज़ा की कमी है। ये सिर्फ स्कूल्स में नहीं है, कॉलेजेस में भी है, यूनिवर्सिटीज़ में भी है, हर जगह असातिज़ा की कमी है। अब आपके कॉलेजेस में होता क्या है कि कॉलेजेस में ये क्या करते हैं कि हर साल असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए इंटर्न्स भर्ती करते हैं। 8 से 10 हज़ार इंटर्न भर्ती किया जाता है असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए। यही सूरत हाल स्कूल एजुकेशन में है। अब इनके पास असातिज़ा नहीं थे, इन्होंने कहा ड्यूटियां तो लगानी है, किसकी कराएं? इन्होंने प्राइवेट बंदे जो है वो हायर किए और डेली वेजेस पे कि जी आप निगरानी करें। और उसके बाद अच्छा खास बात यह है कि इन्होंने बाकायदा वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं कि जी हम निगरानी करेंगे सेटअप। दूसरा आप ये देख रहे कि जो लाहौर के कंट्रोलर हैं वो कहते हैं कि जी लाहौर में तो कहीं नकल हुई नहीं, तो ये सारा झूठ है। अरे भाई, जब झूठ है तो फिर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने नोटिस क्यों लिया और आपसे जवाब क्यों तलब किया? क्या आप फिर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के अहकामात की नफी कर रहे हैं कि वो अंधे हैं, या वो झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने लाहौर और फैसलाबाद को कहा है कि भाई इन 2 जगहों से पेपर लीक आउट होगा? बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो सारी जिम्मेदारी जो आयद होती है, ये ऑब्वियसली मैं कहता हूँ कि स्कूल एजुकेशन के ऊपर भी होती है कि उन्होंने और सेक्रेटरी साहब पे भी होती है कि उन्होंने साजा को भर्ती ही नहीं किया। तो स्कूल एजुकेशन करता क्या, उसने प्राइवेट अमला ही हायर करना था ना? और फिर प्राइवेट अमले पे आप क्या कर सकते हैं? डेली वेजेस पे आपने इनको रखा है, उन्होंने ये पेपर लीक कर दिया होगा। लेकिन आपके पास जो आप कह रहे हैं मॉनिटरिंग की ऑप्शन है, उससे तो देखा जा सकता है ना कौन लोग मुलव्विस। क्या होगा, क्या होगा? आप डेली वेजेस पे जिस बंदे को ला रहे हो क्या करोगे? उसको बाहर कर दो, उसको बाहर कर देंगे तो ले सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आपकी सिक्रेसी पे सवालिया निशान आ जाता है, ये आपकी कारकर्दगी है। ऐसे ही है ना। देखिए, ये कितना सीरियस मैटर है कि हम बच्चों को मैट्रिक का पेपर जो दे रहा है वो बच्चा ही है, उस बच्चे को हम शुरू से ही चीटिंग सिखा रहे हैं। हाँ। वो वहाँ से चीटिंग सीखेगा, उसके बाद अगर वो पढ़ के लिख के किसी सरकारी ऑफिसर जगह पे बन गया या किसी भी डिपार्टमेंट का वो हेड बन गया, तो आप सोच सकते हैं कि वो जो चीटिंग करके वो बच्चा ऊपर आया हो, तो वो आगे हालात भी ऐसे ही चलाएगा। इन चीज़ों को सीरियस नोट में जब तक हम लोग नहीं देखेंगे, जब तक इंतज़ामिया नहीं देखेगी कि अगर आपके पास बंदों की शॉर्टेज है, अपना मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म जो है इसको बेहतर करने के लिए इक़दाम करें। सारी दुनिया में इसके ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन हम आज भी वही चीज़ें हैं कि हमने एक शख्स जो है इम्तिहानी मरकज़ के बाहर खड़ा कर दिया और उसको हमने हायर किया चंद दिनों के लिए, जैसे दिहाड़ीदार मजदूर हम लेके आते हैं। इरफान, मेरे पास वक्त कम है, मुझे सिर्फ 5 सेकंड का कहा जा रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। और मेरे ख्याल से आज मुझे थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा है कि इतने ज़्यादा टीवी शोज़ जिन्होंने होस्ट किए हैं, आज मैं कैसे उनसे सवालात करूंगी। सो मुझे थोड़ी ये चीज़ें आज मुश्किल भी लग रही हैं। चलें कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इतना सारा काम
कैसे कर लेते हैं। अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर एंड ऑनर। थैंक यू। अच्छा जी, साहिल लोधी साहब के बारे में ये बता दूं, आजकल सिटी न्यूज़ नेटवर्क की माशाल्लाह से आप 24 चैनल पे रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे हैं, वो होस्ट कर रहे हैं। सो रमज़ान ट्रांसमिशन, मॉर्निंग शोज, इसके अलावा आप एंटरटेनमेंट के शोज माशाल्लाह से कैसे कर लेते हैं इतना कुछ? पता नहीं, आई थिंक इट्स ऑल गॉड, नथिंग एल्स। जेन्युइनली इट्स ऑल गॉड। मुझे नहीं मालूम कि व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन 2005 तो मुझे नहीं लगता था कि सफ़र इतना लंबा होगा। आई ओनली केम हियर फॉर अ मंथ और सो एंड देन आई हैड टू गो बैक, बट देन आई स्टेड बैक एंड स्टेड हियर एंड आफ्टर आई गेस 18 years आई एम स्टिल हियर। अच्छा, हर बंदे की एक पर्सनालिटी होती है ना, कुछ सिर्फ रमज़ान ट्रांसमिशन टाइप शोज कर सकते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग शो। आपको हमने हर जगह पर फिट बैठे हुए देखा। सो ये मल्टीपल चीज़ें कैसे आप कर लेते हैं हैंडल? ना, आई डोंट थिंक इट्स मल्टीपल चीज़ें। हर इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटीज़ होती हैं जितनी मुझ में। मैं शायद उनको एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूँ। मैंने अपने कोई रूल्स नहीं बनाए। आई एम एक्चुअली फिनिशिंग अप माई PhD इन एस्ट्रोफिजिक्स। तो मैंने जब शुरू की थी, जब बिजनेस को शुरू किया था, तो इट वाज एन इंडिपेंडेंट स्टडी। तो मुझे नहीं लगता था मैं इवन करीब भी पहुंच जाऊंगा उसको ख़त्म करने के। बट आई नेवर लेफ्ट माई स्टडीज़, आई केप्ट वर्किंग हार्ड। आई थिंक हर इंसान सब कुछ कर सकता है। द ओनली थिंग इज़, अगर आपकी डिवोशन है और आप कोशिश करते हैं कि आप अपना बेस्ट दे सकें हर जगह। मुझसे हमारे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं, मेरे बहुत बड़े चैनल के मालिक हैं। तो एक रोज़ उन्होंने मुझसे पूछा, उनके लिए मैं काम कर, मीर इब्राहिम साहब, मैं उनके लिए जब काम करना मैंने शुरू किया तो उन्होंने मुझसे पूछा, साहिर तुम ये कैसे करते हो? तो मैंने कहा मीर साहब, मैं ज़िंदगी में हर चीज़ अपने तौर पे बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करता हूँ। तो टू मी आई थिंक दैट्स द ओनली फिलॉसफी आई हैड। वॉट एवर आई एवर डिड, आज तक मैं रेडियो कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि रेडियो मेरी कॉलिंग है, मेरी ट्रू कॉलिंग रेडियो है। मैं जब रेडियो में जाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। अच्छा, मैंने आपको रेडियो भी सुना बहुत इंजॉय करके, ऐसे जैसे आप इंटरेक्शन कर रहे हैं लोगों के साथ। सो वो कैसे एक माहौल क्रिएट हो जाता है? आप तो ऐसा लगता है जैसे बातें कर रहे हैं, लोग सामने बैठे हैं और उसी तरह ऑडियंस के साथ। नहीं पता मुझे, मैं आपको सच बताऊँ। देखें, हम इसको बहुत रोमांटिसाइज कर सकते हैं कि बड़ा टैलेंट है, और ये कुछ भी नहीं है मुझ में। मैं बहुत जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बेहतर करने वाले लोग मौजूद हैं। समहाउ आई थिंक बस अल्लाह मियाँ की मेहरबानी है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सही करता हूँ, क्या गलत करता हूँ। मैं यहाँ से करता हूँ। मैंने कभी कोई स्क्रिप्ट यूज़ नहीं किया, वेदर इट्स अ टीवी शो और अ रेडियो शो। मैंने कभी कोई स्क्रिप्ट, मेरा स्क्रिप्टिंग पे मैं वो बांध के रहने वाला आदमी नहीं हूँ। अगर आप मुझे बांधने की कोशिश करेंगे मैं करूँगा ही नहीं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आई एम। मेरा जो दिल में आता है बस मैं वो करता हूँ, वही बोलता हूँ। उसमें कभी कभी गलती भी हो जाती है, ऑब्वियसली। इंसान है, मशीन तो है। लेकिन मोस्टली अल्लाह मियाँ पार लगा ही देते हैं। somehow when I start talking, somehow it makes sense. I don't know why. आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें और फिर मीडिया की तरफ आना एक्सीडेंटली था, प्लान था, किस तरह आए? प्लान तो बिल्कुल भी नहीं था। I always wanted to do acting, but I always wanted to do films. I always wanted to come to Lahore and settle here. और यहीं से मैं काम करना चाहता था। मैं 4.5 साल 5 साल रहा भी लाहौर के अंदर, बट फिल्म के लिए नहीं रहा। तो मैं फिल्म में जाना चाहता था। मेरा कभी टेलीविज़न, होस्टिंग, ये कभी, मुझे 2 ही चीज़ों का शौक़ था, एक गाने का शौक़ था और एक होस्टिंग का शौक़, फिल्म का शौक़ था। गाना बहुत बुरा गाता हूँ। होस्टिंग की जहाँ तक बात है तो वो एक्सीडेंटल था। शाइस्ता मुझे ले गई थी गजनफर साहब के पास, और उन्होंने कहा ये मेरे भाई हैं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आप इनका स्क्रीन टेस्ट ले लें। उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया, मैं फेल हो गया उसमें। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ये नहीं कर सकते, ये रेडियो के लिए ठीक है। मैं रेडियो तो कर ही रहा था। तो फिर उसके बाद गजनफर साहब को पता नहीं क्या ख्याल आया, एक दिन मुझे कॉल किया शाम में। उस वक्त तक ARY में बुशरा अंसारी साहबा के जो इकबाल अंसारी साहब जो थे, मेरे लिए तो दोनों बहुत एहतराम के काबिल हैं, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे एक चांस दे दिया था और मैंने अपना पहला शो खुद ही डिज़ाइन किया था, रांझे सस्सी पुन्नू हीर। तो उसकी अभी एपिसोड एयर नहीं हुई थी कि गजनफर साहब कॉल में नहीं, तुम्हारा कहीं कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं। कह रहे तुम हमारे पास आ जाओ, कल से तुम शो करोगे। तो दिस इज़ हाउ आई गॉट इन। सही। उसके बाद फिर मैं यहाँ रहा, सिलसिला शुरू हुआ और फिर नेवर लुक्ड बैक, नेवर लुक्ड बैक। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बता दें, कौन सी ऐसी चीज़ आपको लगता है कि कामयाब इंसान को बनाती है उसकी फील्ड में? क्योंकि हमारे यहाँ अभी नौजवान जो हैं, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, टिकटॉक्स पे बहुत सारे लोग एक्टिंग भी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होस्टिंग भी कर रहे हैं।
कामयाब और अच्छा काम, क्वालिटी किस तरह से आप कर सकते हैं? है ना, मुझे लगता है मेहनत, आप मेहनत करेंगे, डिवोशन के ज़रिए करेंगे काम, तो सब कुछ हो जाता है। और अगर आप मेहनत से नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होता। ये जो टिकटॉक बना रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे, ये बहुत मेहनत करते हैं ट्रूली। मैं तो ये कैपेबिलिटी मुझ में है ही नहीं। अगर आप मुझसे कहें, एक तो आई एम वेरी अवे फ्रॉम सोशल मीडिया एंड ऑल, मैं नहीं देखता, आजकल तो खबरों से भी दूर हो गया हूँ, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया देखता ही नहीं हूँ। लेकिन ये जो स्टार्स हैं, जो मेहनत करते हैं, जो आगे आते हैं, ये बड़ा ग्रूसम वर्क है। इसके लिए आपको एक ख़ास किस्म की पर्सनैलिटी का होना, ख़ास किस्म की लर्निंग का होना, ख़ास किस्म के बिहेवियर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो टू मी आई थिंक मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। आप देखिए कि कुछ टिकटॉकर्स हैं जो बहुत बड़े हैं, कुछ हैं जो ज़रा उनसे थोड़े से कम, और कुछ लोग जो अभी शुरू कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप कोई भी काम करें, आपको खुद 11 साल हो गए, आप खुद 11 साल से कर रही हैं, हाउ डिड यू डू इट? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट वर्किंग रियली हार्ड, गेटिंग अप एवरी सिंगल मॉर्निंग, हर रोज सुबह उठना, हर रोज ये कोशिश करना कि नहीं आज मैं अपना बेस्ट दूंगी। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स, बिल्कुल मेहनत। अच्छा, हर इंसान समझता है मेरी कामयाबी के पीछे ये चीज़ें हैं। कुछ लोग तो किसी लेवल पे पहुंच जाएं तो बस कहीं बाहर लोग के सेल्फी लेनी है तो बड़ा एटीट्यूड होता है। सो आपने हमेशा अपनी पर्सनालिटी को किस तरह रखा अपने फैंस को लेकर? कभी डांटा तो नहीं बाहर अगर कोई कह रहा है जी मैंने पिक्चर बनाई? नेवर नेवर नेवर। आई एम अ नोबडी, ऑनेस्टली आई एम अ नोबडी। हु एम आई? Tomorrow I'm going to die and then that's the end of Sahil Lodi. इस चीज़ की गवाही मेरी प्रोड्यूसर भी पीछे दे रही है। मैं कल से आपकी तारीफ़ें सुन रही हूँ उनसे कि भाई बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। सो आयशा जिस तरह आपकी तारीफ़ें कर रही है तो मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ। असल में लोगों को लगता है कि जो स्क्रीन पे लोग काम कर रहे हैं तो बड़ा एटीट्यूड होगा, बड़ा इस तरह से। सो आपको क्या लगता है आजिज़ी इनकिसारी होना कितना ज़रूरी है? अच्छा, मेरे ख्याल में वो तो बहुत ज़रूरी है। मैं किसी के लिए तो नहीं बात कर सकता, मैं तो अपने लिए बात करता हूँ। मैंने ऐसा कोई ज़िंदगी में काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे याद भी रखा जाए। और मुझे बहुत जेन्युइनली ये फील होता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें मैं कौन हूँ। मेरी तो डेफिनेशन के अंदर लोग इन्वॉल्व हैं, मेरी तो डेफिनेशन में वो तमाम लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने थ्रू आउट द ईयर्स, इन 18 सालों में वो मेरे साथ रहे हैं। मेरे हंसने में, मेरे बोलने में, मेरे टाइम्स में, मेरी मुश्किलात में, मेरी गलतियों में। तो उन्होंने मुझे ओन किया है और इस सारी ओनरशिप की वजह से आज मैं आपके सामने बैठ के इवन बात भी करने के काबिल हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आपको, और आप हैं कौन। मैं हमेशा एक वाक़या मेरे जहन में हमेशा रहता है। बचपन में मैंने पढ़ा था कि जब फ़तेह मक्का हुई थी तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मक्के में दाखिल हुए हैं तो आपकी पेशानी मुबारक जो थी वो ऊँट की कोहान से लगी हुई थी। वो मेरे नबी हैं, वो इस कायनात की नबी हैं, उनके लिए सब कुछ बना है। तो मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। वेयर एम आई? आई एम अ नोबडी। मैं तो बिल्कुल हर उस इंसान की तरह हूँ। और इंसान, उनने वैसे ही फरमा दिया कि किसी बदू को, किसी गैर बदू से, किसी गोरे को, किसी काले से, किसी अरबी को, किसी अजमी से फ़ौक़ियत ही नहीं है। तो जब फ़ौक़ियत है ही नहीं तो आपको ज़ूम किस बात का? बिल्कुल बिल्कुल। मैं, मुझे ये बताइएगा, मैंने बहुत सारे होस्ट ऐसे देखे हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब डर के रहते हैं। अच्छा ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं हुई, ये क्यों ख़राब हो गई, बड़ा खौफ सतारी रहता है। अच्छा सेट पे आ गए तो बस अब सब चीज़ें इस तरह होनी चाहिए। इस तरह के होस्ट तो नहीं? आई डोंट थिंक ऐसा है। हाँ, मुझे मैं सोचता हूँ कि चीज़ें हम बेहतर कर सकें, बट देन वी ऑल टॉक। ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं करते। और मेरा गुस्सा जो है वो थोड़ा शायद चंद सेकंड्स का होता है। और मैं कभी भी लोगों पे नाराज़ नहीं हुआ। जो चीज़ें लोगों से होती हैं उन पे नाराज़ होता हूँ कि यार इसको दुरुस्त कर लें, इसको हम सही कर लें। आई थिंक हम सब लर्न करते हैं। जैसे ये मेरा पहला इत्तेफाक है 24 के साथ काम करने में, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। आपका लर्निंग आपकी कभी ख़त्म नहीं होती। तो नो, आई एम नॉट लाइक दैट, नॉट एट ऑल। सो नाज़रीन, हमने बहुत सारी बातें भी करनी है, बहुत सारे सवालात आयशा मुझे पूछ रही हैं कि जी ये भी पूछ लें, ये भी पूछ लें। तो थोड़ा सा हौसला आप भी रखें, हम बहुत सारे सवालात अभी करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है MCR से, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं साहिल लोधी साहब। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लोग बड़ा जानना चाहते हैं आप इतने फिट कैसे हैं, इतनी देर से लोग आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या डाइट कॉन्शियस हैं, कैसे अपनी सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं? मैं हर चीज़ खाता हूँ। कल रात को हमने हरीसा खाया है, पिज़्ज़ा खाया है, रोल्स खाए हैं। सुबह मतलब बहुत सारी वॉक एक्सरसाइज करते हैं। आई रन अबाउट 11 माइल्स एवरी डे।
दैट्स ग्रेट। ये फिर कुछ ना कुछ तो होता है ना। बस यही एक चीज़ है कि आई लाइक रनिंग, और मेरा थोड़ा सा ज़रा जहन भी हो जाता है, तो सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का टाइम जो है वो मेरा है, और उसमें मैं रन करता हूँ। उसके अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, रेन और शाइन, आई एम एट द जिम। मैं कहीं बाहर रन नहीं करता, ट्रेडमिल पे रन करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं आपके घुटने ख़राब हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता भाई, मैं तो सही हूँ बिल्कुल। एंड आई रन अबाउट 11 माइल्स एवरी सिंगल डे, हर रोज। खाने पीने पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो हो ही नहीं सकता, उसी के लिए तो मैं काम करता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मुझे आई एम नॉट पिकी अबाउट फूड। मुझे अच्छा खाना, अच्छी कॉफ़ी, अच्छी चाय, ये सब मुझे बहुत पसंद है। मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मुझे एयरपोर्ट्स पे जाना और एयरपोर्ट्स के जो एग्जीक्यूटिव लाउंजेस होते हैं उनमें बैठना बहुत पसंद है। मुझे आई ट्राई एवरी सिंगल कुजीन दैट देयर इज़। मैं फ्रॉम द होटल अरमानी टू पठान का ढाबा, आई लव एवरीथिंग। सही। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मुझे खाने के बहुत शौक है यार। मैं कैसे शौकीन किस चीज़ के? देसी फूड के? एनीथिंग यानी फूड, खाने पीने में सब जापानीज, इटालियन, चाइनीज, स्कैंडिनेवियन, रशियन, नो मैटर व्हाट, आई जस्ट लव फूड। अगर इतना फूड लवर हैं तो फिर अपने आप को फिट रखना तो आपके लिए चैलेंज हमेशा रहता है। नो, आई डोंट माइंड इफ आई पुट ऑन वेट। आई मीन इसमें आपने देखा, मैंने कई मरतबा वेट भी पुट ऑन किया, तो मुझे अच्छा पता नहीं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट मेड फॉर मीडिया। आई वर्क इन द मीडिया बट आई एम नॉट मेड फॉर मीडिया। मेरे लिए ये सारी चीज़ें ना बहुत इररेलेवेंट हैं। आप मुझे कोई भी इसलिए नहीं देखेगा बिकॉज मैं बहुत हसीन लगूंगा या बहुत खूबसूरत लगूंगा। अगर आप मुझे देखेंगे तो उसके 2 रीजंस हो सकते हैं। या तो आप मेरी बातों को सुनना चाहते हैं क्योंकि मेरे पास बस वही है जो मैं कर सकता हूँ, या फिर आप मुझे वायरल करना चाहते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। मैं कभी खुशफहमियों में नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि मैं ठीक ही हूँ, मैं जैसा हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मेरा वेट कभी पुट ऑन हुआ है तो हो जाए। देयर वाज अ फेज इन माय लाइफ जब मैंने वाकई पुट ऑन खुद किया था जानबूझ के। आई लेफ्ट एक्सरसाइज फॉर 3 months एंड मैंने कहा नहीं, मुझे करनी नहीं है, कुछ भी नहीं करनी, मुझे खाना है, मुझे रेस्ट करना है, और तो दिस व्हाट आई डिड। तो आई थिंक आई एम लाइक दैट। सही। कुछ चीजें जिन पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, खाने पे बिल्कुल नहीं। इसके अलावा जिस पे गुस्सा बहुत आ जाता हो और कि भाई इस चीज़ पे तो मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल टेक एडवांटेज ऑफ मी, एंड बहुत अरसे के बाद मुझे पता चलता है कि अच्छा ऐसा हुआ, ये तो ये था। माय एल्डर ब्रदर हु इज़ ऑलवेज विद मी फॉर पास्ट 18 years, आमिर भाई, तो वो हमेशा मुझे बताते रहते हैं कि देखो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। आई एम वेरी ट्रस्टिंग, तो मुझे फिर गुस्सा बहुत आता है, बट आई यूजुअली फॉरगिव। ठीक है जाओ यार, हो गया बस, अभी जाओ। यानी ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रखते हैं? नो नेवर। एनिमोसिटी कभी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। मुझे गुस्सा बहुत आता है अगर कोई झूठ बोलता है मुझसे, एडवांटेज करता है, बिकॉज ये आपको ना डिसक्रेडिट और डिग्रेड करने वाली बात होती है। Exactly. आपकी इंटेलिजेंस का मजाक उड़ाने वाली बात होती है। तो लेकिन ऐसा लोग करते हैं, और इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स आई थिंक आई हैव अ हार्ड टाइम नोइंग पीपल। मुझे नहीं पता चलता कि कौन क्या है। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम दैट आई वुड नो कि जी ये आदमी ऐसा है। मैं तो फेस वैल्यू पे लेता हूँ। अगर आप मुझे ये कह रही हैं कि ये ब्लू है तो ये ब्लू ही होगा। इसके बाद अगर ये मरून निकलता है या बर्गंडी निकलता है तो फिर ये आपका वो है, मेरा नहीं। अच्छा, मीडिया में काम करना, लोग कहते हैं अच्छा फलां आपकी लेग पुलिंग करेगा, ये करेगा, वो करेगा। मुश्किल है कभी इस दौड़ में आए कि मेरे से आगे कोई ना निकल जाए? Never. या मैंने इधर जाना है तो इधर कोई नहीं होना चाहिए, बस जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं होना चाहिए? यार, आई वाज नेवर इन अ रेस एनीवे। मैं तो कभी किसी रेस में था ही नहीं। आई एम साहिर लोधी एंड दैट्स हु आई एम। I don't care about if you are whoever you are. Good luck to you, best of luck to you. If you think you're number one, be my guest. If you think you're the best thing that has ever happened to television, be my guest. If you think that the world won't survive without you, be my guest. I don't really care. मुझे ये पता है मैंने भी मरना, तूने भी मर जाना है, और इसके बाद ना मैं याद रहूंगा किसी को, ना तुम याद रहोगे किसी को। बिल्कुल। तो टू मी आई थिंक लेग पुलिंग जरूर होती है, बिल्कुल होती है। आई हैव सीन दैट, थिंग्स हैव हैपेंड टू मी आल्सो, and I've come to know. कैसे सरवाइव किया फिर? नहीं, nothing. You just move on. What will you do? मैं किसी को कन्फ्रंट करने पे बिलीव नहीं करता, बिकॉज रीजन ये है उनका वो मैटर खुदा के साथ है, मेरे साथ नहीं। मेरा खुदा पे यकीन है, अपने आप पे भी यकीन नहीं है, मेरा सिर्फ खुदा पे यकीन है। इफ समथिंग इज मेंट फॉर मी, इट्स गोइंग टू हैपन, एंड इफ इट्स नॉट मेंट फॉर मी, इट वोंट हैपन। तो मैंने कभी किसी को कन्फ्रंट नहीं किया, किसी के साथ किसी की लेग पुलिंग तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन हाँ, ऐसा है तो अगर वो लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, थोड़ा सा अपनी स्किन को आपको थिक करना पड़ेगा। थोड़ा सा, और लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे विदाउट नोइंग एनीथिंग।
उनको नहीं पता होगा कि दरअसल उसके पीछे क्या है, बिल्कुल। बट वो तो थोड़ा सा थिक स्किन आपको होना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा ये कहना पड़ेगा कि ना लेट्स जस्ट मूव ऑन, कोई बात नहीं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैनेज हो जाती हर किसी की लाइफ में एक वो टाइम आता है जब आपको बड़ी क्रिटिसिज्म का सामना रहता है, कभी देखा ऐसे, और फिर किस तरह उससे बाहर निकले? नहीं, बहुत आया मुझ पे तो टाइम, कभी ना कभी रहता ही है। आई एम नेवर श्योर, हो सकता है आज से 6 महीने बाद फिर शुरू हो जाए, तो यूं मतलब मैं और कंट्रोवर्सी तो साथ साथ चलें। मुझे ये नहीं पता कि इसमें कसूर कितना मेरा था किसी भी कंट्रोवर्सी में, ये मुझे नहीं मालूम, सिवाय एक के जिसमें मैं समझता हूँ कि आई लॉस्ट माई कूल। फिल्म की रिलीज थी, उसके बाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आई लॉस्ट माई कूल। आई थिंक कि मैं उसको अवॉइड कर सकता था, लेकिन उसके अलावा क्या था ये मुझे समझ में नहीं आया। बट अगर मेरे नाम से किसी का पैसा बन जाता है, किसी के कुछ लाइक्स ज़्यादा आ जाते हैं तो बन जाए। आजकल दौर तो यही लगी बट हुई आपको है। लिटरली मैं बताऊं, आई नेवर बॉदर्ड, आई डोंट इवन लुक, आई डोंट इवन थिंक। लोग मुझे टैग करते रहते हैं कि इसने ये आपको कह दिया, इसने आपको, कोई बात नहीं, कहिए। कामयाब जिंदगी का यही राज है, अगर आप लोगों की बातों पे रहना शुरू कर दिया तो बस फिर आपने जो है वो आप कामयाब नहीं हो सकते। लोग आपको शाहरुख खान भी कहते हैं, वो कैसा लगता है? कॉम्प्लीमेंट, एज ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उसको? देखिए, इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, नाइदर इट्स एनीथिंग एल्स, इट्स जस्ट समथिंग दैट दे फील। मैंने कभी उसको जाहिर है मैंने तो कभी भी नाइदर आई वाज एवर इंस्पायर्ड बाय शाहरुख साहब। आई हैव, आप मिले भी हैं? जी जी, ऑफ कोर्स। आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड हिज वर्क। वो बहुत बड़े आदमी हैं और सबसे अच्छी बात यह कि वो जो एक ह्यूमन कनेक्शन हमारा कायम हुआ जिसमें मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही नफीस इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। ही इज़ अ वंडरफुल मैन एंड मैं क्या कह सकता हूँ उस पर। आई एम साहिर लोधी एंड पीपल शुड नो मी एज साहिर लोधी। पीपल शुड नॉट बी नोइंग मी एज शाहरुख खान साहब, शाहरुख खान साहब। वो ही इज़ अ डिफरेंट बीइंग, ही इज़ अ डिफरेंट मैन, ही इज़ माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ही हैज़ डन सो वेल फॉर हिमसेल्फ एंड वी ऑल एडमायर हिम, वी ऑल लव हिम। तो वो बात है। बट अगर लोग ऐसा समझते हैं तो, या उनको ऐसा लगता था, अब शायद काफ़ी हद तक कम हुआ है, थैंक गॉड फॉर दैट। बट लेकिन मैंने कभी उसको रिप्लाई करने की कोशिश। बचपन से कोई ना कोई आपके इंस्पिरेशन होता है, बहुत सारे लोग। किसको आप समझते हैं कि आप अगर राइट ट्रैक पे हैं, कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आपके लिए रोल मॉडल कौन था? देखिए, रोल मॉडल तो हमारे हब की मेरी ज़िंदगी में, हर सबकी ज़िंदगी में बीइंग अ मुस्लिम तो उसूल की ज़ात है। उसके बाद अगर कोई मैं किसी, मुझे लगता है बहुत सारे लोग गए हैं जो इस दुनिया में बड़े कमाल लोग थे। जैसे मैंने हमेशा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत एडमायर किया। मैंने हमेशा, मुझे लगता है होमर जो था वो एक बहुत बड़ा आदमी था, कुछ उसको समझ नहीं सके लोग, लेकिन बहुत बड़ा। निकोला टेस्ला मेरे लिए बहुत बड़े आदमी रहे हमेशा। मैंने वॉल्टर क्रॉन्काइट को हमेशा बहुत बड़ा समझा। मैंने ज़िया मोहिउद्दीन साहब को हमेशा बहुत बड़ा समझा। ये तो मीडिया की इंडस्ट्री से ताल्लुक़, जो निकोला टेस्ला हैं वो साइंस की दुनिया के आदमी, तो मुझे ये लोग बहुत बड़े लगे हमेशा। मुझे मिचियो काकू जो है वो आज का फिजिसिस्ट, वो बहुत, डॉक्टर अब्दुल सलाम, ये बहुत बड़े लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी को बदल दिया है, कम से कम साइंस की दुनिया में बदल दिया। हम होस्टिंग की बात करते हैं, एंकरिंग की बात करते हैं। आई थिंक अगर हम वॉल्टर क्रॉन्काइट को देखें तो उसने एक नई जहद दी थी। इसी तरह से मुझे डेविड लेडरमैन बहुत पसंद रहे। आजकल जिमी किमल को मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो आई थिंक यार, और ये सब इंस्पिरेशन तो हैं। हॉबीज क्या हैं आपकी? फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? कब मिलता है वही मैं कह रही हूँ, मुश्किल होता है, लेकिन उस टाइम में आप किस तरह से उस टाइम को मैनेज करते हैं? प्रेफर क्या करते हैं? वी सिंग। I don't know. I've got group of people जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, तो we just sing ridiculous songs. I like old songs. I like मैडम नूर जहाँ, नुसरत फतेह अली खान साहब, अखलाक अहमद साहब, अहमद रुश्दी साहब, एंड देन किशोर कुमार, मुकेश एंड ऑल, लता जी एंड ऑल। तो ये हम लोग बहुत पुराने गाने सुनते रहते हैं। तो आई डोंट नो, हम खुद ही गाते हैं, खुद ही ऐसे हंसते रहते हैं उस पर। पोइट्री में कितना ज़ौक़ रखते हैं? रखता तो हूँ। और मैंने रेडियो पे सुना भी आपको बहुत ज़बरदस्त पोइट्री करते हुए। मुश्किल नहीं होता जब बार बार कॉलर्स कहते हैं कि अच्छा जी कुछ सुनाएं, ये करें वो करें, वो किस तरह उसको? नहीं, इट्स अ ब्लेसिंग ना। अगर आपसे लोग प्यार करते हैं और आपको फ़ोन करके कहते हैं कि आपने प्लीज़ ये कर दें आप, तो यू लव टू डू इट, दैट्स व्हाट यू आर पेड फॉर, पहली बात। लेकिन दूसरी बात,
आपको बहुत खुशी होती है जब लोग आपके वर्क से रिलेट करते हैं और वो उनके लिए आप खुशी का अगर बाइस बने तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पोइट्री में करता हूँ या कोई मुझसे कहता है कि पोइट्री सुनाओ, तो मुझे लगता है कि हाँ यार अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग। मेरे अपने बहुत सारे फेवरेट पोएट्स हैं जिनको मैं अक्सर कुछ आपकी बहुत पसंदीदा पोइट्री जो आपको हमेशा दिल के करीब रही हो? मेरी या किसी और की? आपकी जो आपके दिल के बहुत करीब रही जो हो, मैंने हमेशा आपको कही है, सुनना जो मैंने खुद कही है, बिल्कुल, या किसी और ने लिखी है, वो आपकी मर्जी है। जो आपको खुद भी कही हो, जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, हमारे साथ भी जरूर शेयर करें। मेरी एक नज्म है, मैं आपको वो सुना देता हूँ। जरूर। रात मेरे आवारा दिल ने मुझसे ये सरगोशी की, लम्हा लम्हा जीने का ये कौन सा ढंग निकाला है। रात मेरे आवारा दिल ने मुझसे ये सरगोशी की, लम्हा लम्हा जीने का ये कौन सा ढंग निकाला है। रोज सवेरे उठ जाते हो, काम बहाने जुट जाते हो, दो चार घड़ी भी फुर्सत कब है, इन बातों का क्या मतलब। तुम जिन रस्तों पे चल निकले हो वो रस्ते लौट नहीं सकते, वो याद लब संभल नहीं सकती, वो सदमे छूट नहीं सकते। फिर इतने उत्सव रहने में ये कौन सा भेद निकाला है, जिस्म समेटे फिरते हो और दिल शमशान में डाला है। एक गया एक और सही, दो चार सही, हर बार सही, दिल का कारोबार सही। प्यारे प्यार में मंदा है, कुछ ऐसा गोरख धंधा है, तुम इसका भेद न पाओगे, बस वक्त से हारे जाओगे। वाह। फिर हवा चली और टूट गया वाह। जो सोच का ताना बाना था, फिर मैं था और थी तन्हाई और रास्ता वही पुराना था। जबरदस्त। कि रात मेरे आवारा दिल ने मुझसे ये सरगोशी की, लम्हा लम्हा जीने का ये कौन सा ढंग निकाला। बहुत खूबसूरत है, आप तो लिखते भी बड़ा खूबसूरत होंगे, मतलब बहुत ज़बरदस्त, एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त है। सो राइटिंग्स का भी शौक है टाइम टू टाइम या रूटीन में आप लिखते रहते हैं? नहीं, आई एम राइटिंग माई बुक कॉल्ड द रेंटेड लाइफ, हाँ, किराए की जिंदगी। सही। तो या राइटिंग का तो शौक हमेशा से रहा, मतलब लिखता तो मैं हमेशा से ही, मतलब सोचता हूँ तो लिखूंगा भी, तो दिल चाहता है कि कुछ कहूँ, लेकिन यूजुअली शायरी भी मैं कम कम अपने तक ही रखता हूँ, पब्लिश नहीं करता। और जो किताब है वो तो फिर जब कहूँगा तो ही आएगी, हजम नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? कुछ नहीं यार, काम करो, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैसेज, बस काम करो, मुस्कुराओ, लाइफ को जियो, एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। थैंक यू सो मच। और ये उम्मीद वाला मैसेज जो आपने दिया है, मेरे ख्याल से इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल के वक्त में जब हर कोई परेशान नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।